दोस्तों, विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था की। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी, उसमें वर्ण व्यवस्था का विशेष स्थान था। उस वर्ण व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आज भी उसका असर और प्रभाव भारतीय समाज, विशेषकर हिंदू समाज पर दिखाई देता है, जाति व्यवस्था के रूप में। तो दोस्तों, वर्ण अर्थात वर्ण, अब देखिए शाब्दिक अर्थों में अपन जाते हैं, साधारण शब्दों में बात करते हैं। वर्ण धारण करना, वर्ण करना, चुनना आदि इनके शाब्दिक अर्थ हैं। वर्ण व्यवस्था जिसका जिक्र हम सबसे पहले देखते हैं, उल्लेख सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद जो आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसमें 10 मंडल हैं। और अब ये अलग बात है कि उसका पहला जो मंडल है वो 8वां, 9वां और 10वां मंडल प्रसिद्ध माना जाता है। अर्थात किसी अन्य विद्वान, लेखक या कवि के द्वारा जोड़े गए। ऋग्वेद के 10 मंडल में से दूसरे से लेकर 7वां मंडल ही प्रमाणिक माना जाता है। खैर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें यह बताया गया है कि विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। यथानुसार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष का तात्पर्य यहाँ ईश्वर से भी नहीं है, वहाँ ब्रह्मा से भी नहीं है, वहाँ केवल विराट पुरुष का जिक्र मिलता है। विराट पुरुष के विभिन्न अंगों यथा मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रियों, जंघाओं से वैश्यों और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अब इसका वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है। विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से, या यूँ कहें कि अगर अपन इसको वर्ण व्यवस्था को, विराट पुरुष को ईश्वर भी मान लेते हैं, तो भी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन अपन जो चर्चा कर रहे हैं, या तो चर्चा, सार्थक चर्चा वो ये है कि वो वर्ण व्यवस्था को विराट पुरुष या ईश्वर से जोड़ने के पीछे क्या रीजन, ध्येय रहा है, उद्देश्य रहा है। जैसे अपन बाद में पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था के औचित्य, महत्व, विशेषताएं जब अपन ओवरऑल इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, या जो बताने का प्रयास किया गया है, उसके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का जो संबंध है विराट पुरुष या ईश्वर के विभिन्न अंगों से बताने का जो उद्देश्य रहा है, वो ये है कि जैसे शरीर है, अपने शरीर है, मानव शरीर है, उसमें, उसके शरीर में उसके मानवीय अंग, जो शारीरिक अंग हैं, उन सभी अंगों का अपने उसके शरीर में हर अंग की एक विशेषता होती है, और विशेषता होने के साथ उसकी उपयोगिता और महत्व होता है। अगर शरीर का कोई भी अंग बीमार होता है, चोटिल होता है, रुग्ण होता है, तो सारे शरीर को ही कष्ट अर्थात पीड़ा पहुंचती है। इसी प्रकार जो विराट पुरुष के चारों वर्ण विभिन्न अंगों से बताए गए हैं, उनके पीछे भी यही है कि जिस प्रकार शरीर में सभी अंगों का समान महत्व है, उसी प्रकार सभी वर्णों का
समाज के संदर्भ में और वर्ण व्यवस्था में पर्याप्त और समान महत्व है। इसीलिए उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था की कल्पना है वो विराट पुरुष के विभिन्न वर्णों अंगों से की है, ताकि जिस तरह शरीर में सभी अंगों का समान महत्व होता है, उसी प्रकार समाज के सभी वर्णों का समाज में समान महत्व है। अब आगे चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था में जैसा कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था में केवल 2 ही वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्रिय, और बाकी प्रजा को विश्व कहा जाता था। फिर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण से यह तात्पर्य जाति से नहीं है। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञानी है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, जो मनुष्य को ब्रह्म के मार्ग में ले जाए, या अर्थात स्वयं ब्रह्म का मार्ग जानता है, ब्रह्म को जानता है, और जो अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर और दूसरे लोगों को भी ब्रह्म के मार्ग पर ले जाए, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण वर्ण का प्रमुख कार्य था अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। क्योंकि इस वर्ण में जो भी व्यक्ति थे, शामिल थे, उनका प्रमुख कार्य विशेषकर मुख से संपन्न होता था, ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान देना, शिक्षा देना आदि। इसलिए इनकी उत्पत्ति मुख से बताई गई है। दूसरा वर्ण क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द जो बना है सत से बना है। सत अर्थात हानि से रक्षा करने वाला, सत्य अर्थात हानि। अब सीधे से शब्दों में बात करते हैं तो हानि, नुकसान, आक्रमण, बाह्य रक्षा, ये सब कौन करेगा? जो योग्य होगा, ताकतवर होगा, जो लोगों में सेवा भाव होगा, जो लोगों की रक्षा करने की भावना होगी, वो कौन? क्षत्रिय। सत अर्थात हानि से रक्षा करने वाला, जो ताकतवर था, बलशाली था, वो जो वर्ण था वो क्षत्रिय कहलाया। और इनका प्रमुख कार्य था शासन करना, प्रजा की सेवा करना, अध्ययन करना, दान देना। बाकी प्रजा को विश्व कहा गया। आगे चलकर अपन देखते हैं तो वैदिक समाज में, ऋग्वैदिक समाज में तीसरा वर्ण बन गया, विश्व वैश्य बन गया। फिर बाद में 3 वर्ण थे। फिर एक नया वर्ण या वर्ग की बात करते हैं, वो वैसे बन गया जैसे कुछ लोग जो श्रम के आधार पर अपनी आजीविका का पालन करते थे, श्रमिक थे, मजदूर थे, उन लोगों ने जो सेवा भावी थे, दूसरों की सेवा में विश्वास करते थे, उसी को में संतुष्ट थे, वो वर्ग बन गया शूद्र। इसमें श्रमिक भी थे, मजदूर भी थे, किसान भी, कुछ छोटे किसान भी हो सकते हैं। ये विशेषकर श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग जो सेवा से संतुष्ट था, जो ज़्यादा उद्यमी नहीं था, वो उसने अपने आप को वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पर अर्थात शूद्र में स्थापित कर लिया। तो ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। और इनमें इनके बनने का या इनके वर्ण व्यवस्था का विधान का जो उद्देश्य है वो नितांत ही व्यावहारिक है, और इसमें कोई भी दुर्भावना नहीं है। प्रारंभिक जो वर्ण व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की आपको वो दिखाई नहीं देती। एक साधारण और सरल व्यवस्था थी, जिसमें जिस व्यक्ति ने अपने आप को जिस वर्ण में ढाल लिया, जिसके कार्य करने लग गया, वो उसी में समायोजित हो गया। कोई भी
वर्ण का व्यक्ति किसी भी वर्ण का कार्य कर सकता था। वर्ण परिवर्तन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य कर सकता था, वैश्य ब्राह्मण का कार्य कर सकता था, क्षत्रिय का कार्य कर सकता था और शूद्र का कार्य कर सकता था। प्रारंभिक जो ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण परिवर्तन वहाँ आसान था। वो जन्म पर आधारित नहीं होकर किस पर आधारित थी दोस्तों? कर्म पर। अर्थात मनुष्य जिस वर्ण का कर्म करना चाहता था वो उसी वर्ण में शामिल हो सकता था, क्योंकि उसका आधार था कर्म, न कि जन्म। थैंक यू।